बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर एक अलग ही रंग जमने वाला है और यह रंग जो है पूरे राजस्थान में पीला रंग यानी कि आरएलपी का जो बेस कलर है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बेस कलर को फीका कर सकता है। और न केवल कलर को फीका कर सकता है बल्कि उसके कांग्रेस से गठबंधन पर भी फुल स्टॉप लग सकता है। कांग्रेस के साथ में आरएलपी के गठबंधन को लेकर जो नेता सबसे खिलाफ थे उनका नाम हरीश चौधरी था और हरीश चौधरी ने एक मास्टर स्ट्रोक चलते हुए आरएलपी के कद्दावर नेता जो बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल की कमान संभाले हुए थे, उम्मेदाराम बेनीवाल, उनको अपने सदारत वाली पार्टी में ले लिया, अपने कब्जे वाली पार्टी में, अपने पार्टी के कब्जे में ले लिया है, ऐसे कहा जा सकता है। बाड़मेर में समीकरण बदल गए हैं। अब बाड़मेर में मुकाबला जो है वो एक बार फिर से कद्दावर जाट नेता बनाम कद्दावर जाट नेता होगा। बायतू से ही 20 साल बीते 20 साल का अगर गणित देखें तो बायतू से ही जैसलमेर बाड़मेर की लोकसभा जो है उसकी गणित चल रही है। इस गणित पे आज विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करेंगे क्या होगा कि यदि दो जाट आमने सामने लड़ते हैं और जनहित और पब्लिक के मुद्दों को लेकर रविंद्र सिंह भाटी जिस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं और वो चुनाव लड़ लेते हैं तो बाड़मेर के क्या समीकरण रहेंगे। बाड़मेर जैसलमेर में कौन सी फिजा पाकिस्तान से सटे हुए उस इलाके से अलग तरीके की निकलेगी। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बात करेंगे उम्मेदाराम बेनीवाल के कांग्रेस में ज्वाइन करने और कांग्रेस द्वारा उम्मेदाराम बेनीवाल को अगली ही सूची में अपना प्रत्याशी बनाए जाने के बाद लगभग तय है कि उम्मेदाराम जो है अब बाड़मेर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। बीते दो चुनाव वो बायतू सीट से हरीश चौधरी के खिलाफ लड़े, 2018 का विधानसभा चुनाव और 2019 का, दोनों ही में दूसरे नंबर पे रहे। इस बार तो हरीश चौधरी 1000 से भी कम वोटों के अंतर से जीत पाए हैं बमुश्किल, यहां तक कि मार्जिनल वोट नोटा और तीसरे जो बालाराम मुंड हैं वो भी 50,000 प्लस वोट ले गए। लेकिन अब एक और युवा नेता की कांग्रेस में एंट्री, यानी कि कांग्रेस के दो बुजुर्ग नेता जो है जिन्होंने कांग्रेस को जीवित रखा। जैन समाज में अगर देखा जाए तो वृद्धिचंद जैन का नाम आता है जिन्होंने बाड़मेर में कांग्रेस को जिंदा किया। उनकी जो सदारत रही या उनकी जो पार्टी को लेके आगे चलाने की बात रही मेवाराम जैन ने संभाली। लेकिन एक आईसीडी ने मेवाराम जैन की जो है वो राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल कर दी है। मेवाराम चुनाव हार गए हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है या देखने में भी आया कि मेवाराम जैन अपने कार्यकर्ताओं को लेके कितने समर्पित हैं कि वो कैसी भी परिस्थिति में रहे हो उनके फोन कॉल का जवाब देते हैं, उनकी पूरी खैर खबर लेते हैं। लेकिन वृद्धिचंद जैन के बाद अगर दो बड़े नेता उभरे तो उनमें एक गुड़ामलानी से हेमाराम चौधरी जो कि इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे उम्र का हवाला देते हुए, और एक नेता जिनका नाम कर्नल सोनाराम है जो कि बाड़मेर के सांसद रहे हैं। अब इन राजनीतिज्ञों का कांग्रेस में लगभग अब पटाक्षेप हो चुका है। इस बार सोनाराम जो है गुड़ामलानी से लड़े, हार गए। उम्र का हवाला देते हुए हेमाराम चौधरी जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो बाड़मेर कांग्रेस को आगे ले जाने वाले दो बड़े नेता थे, एक हरीश चौधरी जिनका नाम छात्र संघ की राजनीति से शुरुआत की जोधपुर विश्वविद्यालय से और कांग्रेस में 2009 में सांसद बने, राहुल गांधी के नजदीक गए। लेकिन दूसरे एक और नेता जो कि बाड़मेर जैसलमेर के सांसद रहे 2004 से 9 के बीच में, मानवेंद्र सिंह जसोल जिनका नाम, मानवेंद्र सिंह जसोल जो है वो अब कांग्रेस में किनारे कर दिए गए, लगातार किए जाते रहे और अब वो खुद ही थक कर शायद राजनीतिक रूप से विश्राम कर रहे हैं। उनके परिवार में जनवरी माह के अंत में एक बड़ा हादसा हुआ। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चित्रा सिंह का निधन हो जाना मानवेंद्र सिंह के लिए बड़ी क्षति है। माना जा रहा था कि उन्हें जोधपुर से टिकट दिया जा सकता है या बाड़मेर से, लेकिन मानवेंद्र सिंह जसोल कहीं से भी टिकट नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बाड़मेर में अब जो उम्मेदाराम को अगर कांग्रेस टिकट देती है, उम्मेदाराम बेनीवाल को अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पे, तो समीकरण बदल रहे हैं। समीकरण क्या बदल रहे हैं कि बाड़मेर में 10 साल बाद एक बार फिर से जाट वर्सेस जाट दोनों ही पार्टी जो है वो आमने सामने मैदान में उतार रही है प्रत्याशी को। लेकिन 2014 में एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे, नाम जसवंत सिंह जसोल, जिन्होंने चुनाव को जमा दिया था। वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था वो चुनाव। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिनके पास 160 प्लस विधायकों की सीटें थी, कद्दावर तरीके से वो मुख्यमंत्री बनी थी। अब परिस्थिति यह है
कि एक इसी सीट से कोरिलेट कर रही है चूरू की सीट कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए सांसद राहुल कसवां के बाद वहां भी मामला जाट वर्सेस जाट का हो गया है, यानी कि भाजपा से भी जाट, कांग्रेस से भी जाट। और उस सीट पे पार्टियां पहले अलग प्रत्याशी को टिकट देते रही हैं। हालांकि झुंझुनू सीकर में परिस्थिति नहीं बनती क्योंकि यहां पहले से ऐसा हो रहा है कि दोनों ही एक ही जाति के प्रत्याशी आमने सामने आ रहे थे। तो ये जो सीटें हैं, जैसे कि जोधपुर की सीट है, तो जोधपुर की सीट में जो स्थिति बन रही है सीधे तौर पे वहां पे राजपूत बनाम राजपूत मामला है, तो क्या बीच से कोई प्रत्याशी खड़ा होकर वहां स्थिति बिगाड़ सकता है। लेकिन यह माना जा रहा था कि आरएलपी का अगर गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस यहां भारी पड़ेगी, जोधपुर में कांग्रेस भारी पड़ेगी, नागौर में अगर सीट पा जाती है हनुमान बेनीवाल के लिए या नारायण बेनीवाल के लिए, कांग्रेस भारी पड़ेगी बाड़मेर में। तो मेन इश्यू बाड़मेर का ही आ रहा था क्योंकि 97,000 के आसपास वोट जो है वो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में ले गई, आरएलपी ले गई, और कांग्रेस जो है या भाजपा से आगे है। लिहाजा लोकसभा क्षेत्र जो है वोट टोटल वोट शेयर में, क्योंकि निर्दलियों का बड़ा गणित रहा, डॉक्टर प्रियंका चौधरी का और या रविंद्र सिंह भाटी का। तो अभी जो 8 सीटें हैं उनमें से भाजपा के पास 5 हैं, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ एक यही बायतू की सीट है जिसपे हरीश चौधरी जीते और आरएलपी के उमेदाराम बेनीवाल सेकंड रहे। तो बाड़मेर में अब उमेदाराम बेनीवाल जो है वो अगर कांग्रेस से टिकट पाते हैं तो वो स्थिति, जैसा मैं पहले बता चुका कि बाड़मेर की लोकसभा सीट में बायतू का जो विधानसभा क्षेत्र है इसका बड़ा योगदान है। मसलन कि 2004 में जब कर्नल सोनाराम मेजर मानवेंद्र सिंह से चुनाव हार गए और उसके बाद जो बाड़मेर जैसलमेर की स्थितियां बनी उसमें सोनाराम क्या राजनीतिक रूप से रिटायर हो गए ये देखा जाने लगा, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 65 के आसपास हुआ करती थी। लेकिन सोनाराम जो है 2008 में चुनाव लड़ते हैं, सोनाराम 2008 में चुनाव लड़ते हैं कैलाश चौधरी के सामने और एक बड़े अंतर से चुनाव हराते हैं। कैलाश चौधरी की उम्र उस समय 34-35 साल थी। कैलाश चौधरी 2008 का चुनाव हारते हैं। भाजपा यहां संघर्ष कर रही थी अपने संगठन को जमाने के लिए, जैसा मैंने नाम लिया कि कांग्रेस के कद्दावर नेता, इसमें 2008 ही के चुनाव में मेवाराम जैन जीते, 2008 में फिर बायतू से यही सोनाराम जीते और गुड़ामलानी से हेमाराम चौधरी जीते। हेमाराम चौधरी रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए गए थे उसमें, तो कांग्रेस उनके कब्जे में थी। लेकिन 13 जब आया 2013 तो बाड़मेर में सांसद तो थे हरीश चौधरी और सोनाराम जो है वो बायतू से कैलाश चौधरी के सामने चुनाव हार गए और कैलाश चौधरी पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। और ये नेता फिर 2014 का चुनाव आया तो 2014 के चुनाव से ठीक पहले बायतू में संघर्ष कर रहे कर्नल सोनाराम को भाजपा ने अपनी पार्टी में ले लिया और लोकसभा का टिकट दे दिया, उसी तरीके से जिस तरीके से अब कांग्रेस उमेदाराम बेनीवाल को दे रही है नागौर में, बाड़मेर में और चूरू में राहुल कसवां को दे रही है, उसी तरह भाजपा ने भी यही किया। तो सोनाराम को जब टिकट मिला तो जसवंत सिंह जसोल को लगा कि उनका टिकट काट दिया गया है, क्योंकि 2004 में सांसद रहे मानवेंद्र सिंह, 2009 का चुनाव हरीश चौधरी से हारे थे और 2014 में उनकी ओर से डिमांड थी। तो चूंकि 2013 में सांसद बन चुके थे मेजर मानवेंद्र सिंह जो है वो 2013 में मानवेंद्र सिंह शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन चुके थे। जसवंत सिंह जसोल को जब टिकट नहीं दिया गया तो वो बागी खड़े हुए और टॉर्च के निशान पे वो चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव लड़ते वक्त उनकी जो सभाएं होती थी रात्रि के समय में उनमें लाइट कटना वगैरह, तो वसुंधरा राजे ने उसी तरीके से 2014 में पूरे लाव लश्कर के साथ में जसवंत सिंह जसोल को हराने के लिए जो सोनाराम थे उनके पक्ष में जबरदस्त लॉबिंग की, उसी तरीके से जिस तरीके से अशोक गहलोत ने 2019 में अपने बेटे वैभव गहलोत को जिताने के लिए जोधपुर में की। लेकिन वसुंधरा राजे सफल रही, अशोक गहलोत सफल नहीं हो पाए। तो कुल मिला के बाड़मेर जो है वहाँ की बायतू सीट 2014 में भाजपा में जाके 13 में हारे, फिर 14 में भाजपा में चले गए, फिर 19 के अंदर आते आते 19 से पहले 18 का जो चुनाव हुआ तो उसमें बायतू से हरीश चौधरी विधायक बन गए, वही हरीश चौधरी जो 2009 में सांसद थे यहाँ से। और कैलाश चौधरी जो है वो चुनाव हार गए बुरी तरीके से, तीसरे नंबर पे रहे और यहां उमेदाराम बेनीवाल का उदय होता है, उन्हीं उमेदाराम का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो उमेदाराम बेनीवाल जो है वो आरएलपी से तगड़ा चुनाव लड़ते हैं, दूसरे नंबर पे रहते हैं
और 19 में बायतू से चुनाव हारे, उसी तरीके से जैसे सोनाराम हारे थे, बायतू से चुनाव हारे कैलाश चौधरी को भाजपा अपना लोकसभा का प्रत्याशी बना देती है, कैलाश चौधरी चुनाव जीत जाते हैं। तो 19 में कैलाश चौधरी के सामने मानवेंद्र सिंह कांग्रेस से होते हैं। तो दल बदल वाला जो सिस्टम है, सोनाराम दल बदल के कांग्रेस से बीजेपी में आए, मानवेंद्र सिंह बीजेपी से कांग्रेस में आए, उम्मेदाराम कांग्रेस से आरएलपी से कांग्रेस में जा रहे हैं। तो यहां एक अलग तरह की स्विचिंग चल रही है कुल मिला के। इस स्विचिंग में जनता जो कि वोट दे रही है, जनता जो कि या कार्यकर्ता जो कि यह वाला झंडा उठा रहे थे, अब उनका नेता उस दिशा में चला गया तो उसके पीछे झंडा लेके चले। ऐसे में उम्मीद की एक किरण जो दिखाता है वो है फिलहाल निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का जो ऐलान है वो आजकल पोखरण और जैसलमेर इलाके में हैं। जैसलमेर खास करके इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। देवदर्शन यात्रा के बहाने उनकी जिस तरीके से राजनीतिक लॉबिंग हो रही है उससे लगता है कि तीसरा मोर्चा इस बार बाड़मेर में भी खड़ा हो सकता है। तो रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनौती देते हैं उम्मेदाराम बेनीवाल की या मानवेंद्र सिंह की या उससे पहले सोनाराम की, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी स्वाभिमान नहीं, कभी खड़े होना, कभी बैठ जाना, ये तमाम चीजें, तो क्या बाड़मेर की जो जनता है, जो वो कहते भी हैं कि हम पाकिस्तान से अगर कोई संकट आता है, चाहे आंधी हो, चाहे टिड्डी हो, चाहे सेना है, तो बाड़मेर जैसलमेर सबसे पहले सीना तान के खड़ा होता है। लेकिन ये जो अंदरूनी माहौल है राजनीति का, इसमें क्या बाड़मेर जैसलमेर अब सोचने पे मजबूर नहीं होगा कि नेता अपने लिए, अपने हिसाब से, अपने द्वारा ही सब कुछ कर रहे हैं? ऐसे में क्यों नहीं प्रियंका चौधरी जैसा व्यक्तित्व या रविंद्र सिंह भाटी जैसा व्यक्तित्व लोकसभा के लिए एक विकल्प दे लोगों को? और अगर यह विकल्प जाता है तो फिर बाड़मेर में क्या परिणाम रहेगा, ये अलग देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां 5 सीटें जीतने के बावजूद वोटों में कांग्रेस से पीछे है। यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से सघन प्रचार किए जाने के बावजूद निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी चुनाव जीत गए यहां पे। और अब उम्मेदाराम बेनीवाल के कांग्रेस में जाने से हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे? क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आरएलपी यहां 1000 वोटों के आसपास लीड में है। हनुमान बेनीवाल का दिल जरूर टूटेगा और उनके कुछ डायलॉग्स आएंगे। हालांकि डायलॉग्स में आजकल उनसे वो मिर्धा जी जो है वो आगे निकल गए हैं, जो भाजपा में चले गए। तो यह जो स्थिति बन रही है कि हनुमान बेनीवाल के डायलॉग जरूर आएंगे। 4 साल पुराना अगर मामला याद करें कि खेमा बाबा के जागरण या वीर तेजा जी के जागरण में भाग लेने आ रहे हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी की गाड़ी पे पथराव हो गया, आरोप हरीश चौधरी पे लगा। लेकिन इस बार हरीश चौधरी ने पथराव की बजाय उनके बंदे को ही खींच लिया, अपनी पार्टी में ले गए। और हनुमान बेनीवाल की जो उम्मीदें थी कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन पिछली बार बीजेपी से कर लिया था, सांसदी की 1 सीट मिल गई थी बीजेपी को, वो दावा करते रहे कि मैंने 8 सीटें जिताई है, इस बार कांग्रेस के साथ वैसा करेंगे। लेकिन अब हरीश चौधरी का मास्टर स्ट्रोक हनुमान बेनीवाल को यह क्या करने देगा? क्या कांग्रेस अब भी आरएलपी से गठबंधन करेगी? क्योंकि आरएलपी जो है वो लोगों में बहुत कम समय में जगह बना गई और कई सीटों पे प्रभावी प्रदर्शन रहा, जिसमें बायतू की सीट भी है, जिसमें चित्तौड़गढ़ की मावली सीट पे प्रदर्शन ऐसा रहा कि भाजपा चुनाव हार गई। खिंवसर पे हनुमान बेनीवाल खुद जीत गए, हालांकि बहुत कम वोटों से जीते, लेकिन जीत गए, विधायक हैं। तो यह जो फड़सून चौराहे पे 4 साल पहले पथराव हुआ था, उसके बाद में तल्खी नजर आई थी। हनुमान बेनीवाल जो एक स्पीच में 5 महीने पुराना स्पीच सुने तो उसमें वो कहते भी हैं कि कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पे चले गए थे 2018 के चुनाव में, इसलिए मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी मदद कर दी। हेमाराम जी के लिए भी बुजुर्गियत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हमने फिर कहा ठीक है। तो हनुमान बेनीवाल का अंदाज क्या रहेगा उनकी पार्टी छोड़ के जाने के बाद, उम्मेदाराम बेनीवाल द्वारा पार्टी छोड़े जाना? उम्मेदाराम बेनीवाल ने यह भी कहा है कि एक शेर लिखा है दुष्यंत कुमार का, आभार भी जताया है। तो कुल मिला के आदमी थक जाता है कि कैसे भी करके उस लेजिस्लेशन वाले गलियारे में पहुंचे, गठबंधन, ठगबंधन, तमाम चीजें। तो पार्टियों के बंधन तोड़ के अब जो है इधर उधर जाने आने वाला खेल चल रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में जाने की राह में है, डॉक्टर करण सिंह यादव बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, राहुल कसवां इधर आरएलपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, उम्मेदाराम बेनीवाल। तो ये तमाम चीजें जो है, अब क्या रहेगा बायतू का गणित? बायतू जो कि 20 साल से सांसदी का चुनाव डिसाइड कर रहा है, या तो यहां से दल छोड़ के जाने वाला नेता चुनाव लड़ता है, या
चुनाव लड़के दल छोड़ रहा है बंदा। तो यह जो इलाका है यह एक अलग मूड और एक अलग स्विंग जो है वो राजस्थान की, पश्चिम राजस्थान की खास करके राजनीति में अलग प्रभाव रख रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या नतीजे रहेंगे बायतू की सीट पे, बाड़मेर की सीट पे, खास करके कि बायतू की सीट से जो चीजें उपज रही हैं, जो अलग तरीके से निकल रही हैं, उनका सीधा प्रभाव बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा पे क्या पड़ेगा? क्योंकि यहाँ का एक बड़ा मूल ओबीसी वोट बैंक है, एसटी वोट बैंक भी बड़ा है, जबकि यहाँ पे एसटी के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। मारवाड़ में अगर एसटी के लिए रिजर्व है तो एकमात्र सीट आबू पिंडवाड़ा है, और यहाँ पे बड़ी संख्या में भील जाति के लोग हैं, बड़ी संख्या में एसटी के अन्य वर्गों के लोग हैं जो कि संघर्ष करते हैं। जोधपुर संभाग का एसटी जो है वो बिजली कनेक्शनों में छूट नहीं पाता पूरे राजस्थान की तरीके से, तो उनका कौन हामी होता है? एससी के लोगों के लिए जरूर बाड़मेर में सीट रिजर्व है, और क्या एससी एसटी किसके साथ जुड़ेगा? क्योंकि मूल तो आप हार्डकोर विचारधारा से एक कांग्रेस की जो सॉफ्ट विचारधारा, या ये कह सकते हैं जिसको सेक्युलर विचारधारा में जा रहे हैं। मुद्दा राम मंदिर वाला भी है, मुद्दा स्वाभिमान का भी है, और मुद्दा रविंद्र सिंह भाटी जैसे विकास की बात कर रहे हैं उसका भी है। और वो पार्टियों के यहाँ धोख लगाने, इधर उधर जाने से पहले अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। क्या वो यात्रा निकाल के एक माहौल बना के बार्गेनिंग करेंगे या चुनाव लड़ेंगे? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।